जब विज्ञान और युद्ध आमने सामने हों, तब शुरू होती है समालोक का सुरमा योद्धा की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति से नहीं बुद्धि से जंग जीती जाती है। पूरी कहानी सुनने के लिए समालोक का सुरमा योद्धा की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया एपिसोड आपसे छूट न जाए। श्लोक ने अपने टारगेट पर पूरे फोकस के साथ ताकत लगाकर उस भाले को फेंका। श्लोक ने वो भाला इतनी स्पीड में फेंका था कि वो झट से जाके टारगेट पर लगा। श्लोक की ये स्पीड देखकर ट्रेनर मैक ऑलरेडी बहुत शॉक थे। जैसे ही श्लोक ने टारगेट किया, वहां रखे स्पीकर से आवाज़ आई, टारगेट परफेक्टली अचीव्ड, एक्यूरेसी 95%। ये सुनते ही ट्रेनर मैक के होश उड़ गए। वो वहां रखी चेयर पर ऐसे बैठ गए जैसे किसी ने उन्हें 440 वोल्ट का झटका दिया हो। इससे पहले एडवांस लेवल के टारगेट को कोई भी स्टूडेंट कभी परफेक्टली अचीव नहीं कर पाया था। ट्रेनिंग के पहले दिन 95% एक्यूरेसी एकदम इम्पॉसिबल थी। ट्रेनर मैक को ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि आखिर श्लोक ने एडवांस लेवल में पहली ही स्ट्राइक में इतनी ज़बरदस्त सक्सेस कैसे पाली। ट्रेनर मैक के माइंड में उस वक्त हज़ारों सवाल चल रहे थे कि तभी श्लोक उनके पास आकर बोला, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों बैठ गए हैं? निशाना तो सही लगा है ना हमारा? ट्रेनर मैक ने श्लोक की तरफ देखा और कहा, बोले तो ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। कैसे कर लेते हो तुम ये सब इतनी आसानी से? तुम्हारे अंदर इंसानों की नहीं भगवान की शक्तियां हैं। इतना सटीक और परफेक्ट निशाना पहली बार में कभी किसी ने नहीं लगाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं या तुमसे ट्रेनिंग लूं। श्लोक ने ट्रेनर मैक की बातों को हंसकर अवॉइड करते हुए कहा, सर अब आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। एक शिष्य भला कभी अपने गुरु से आगे बढ़ सकता है। जिस दिन ऐसा हुआ हम एकलव्य की तरह अपना अंगूठा काटकर आपको दे देंगे, पर आपसे आगे जाने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये सब तो तभी मुमकिन हुआ है जब हमने आपकी कही बातों को मानते हुए निशाना लगाया। ट्रेनर मैक ने श्लोक की बातों को बहुत गौर से सुनने के बाद कहा, पर श्लोक तुमने जो कर दिखाया है वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। चाहे तुम खुद को कितना ही हम्बल क्यों ना दिखाओ, पर तुमने जिस टारगेट को हिट किया है उसे इतनी एक्यूरेसी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है। पिछले 20 सालों से तो मैंने इस कॉलेज में किसी स्टूडेंट को तुम्हारे आसपास तो छोड़ो कोसों दूर भी नहीं देखा है। अपनी तारीफ सुनकर श्लोक वहीं खड़ा था। उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। फिर ट्रेनर मैक ने श्लोक को अपनी ट्रेनिंग के दिनों के बारे में बताते हुए कहा, तुम्हें पता है श्लोक, जब मैंने एडवांस लेवल पर पहली बार परफॉर्म किया था मेरा स्कोर क्या था? चलो गैस करो। श्लोक ने कुछ सोचा और फिर कहा, सर हमें लगता है आपका निशाना अचूक रहा होगा। भला आपसे कोई निशाना चूक सकता है? ट्रेनर मैक ने जोर से हंसकर श्लोक को जवाब देते हुए कहा, मेरा निशाना बहुत बुरा था। मैंने टारगेट 3 सेंटीमीटर दूर स्ट्राइक किया और एक्यूरेसी 30% भी नहीं थी। अब बोलो क्या कहते हो? ये सुनकर श्लोक कुछ भी नहीं बोल पाया। इतने में ट्रेनर मैक ग्राउंड के बीच जाकर खड़े हो गए और उन्होंने टारगेट की तरफ देखते हुए श्लोक से कहा, श्लोक कम हियर। श्लोक जल्दी से ट्रेनर मैक के पास पहुंचकर बोला, जी सर। ट्रेनर मैक ने श्लोक की तरफ कुछ सेकंड्स तक देखा और फिर बोला, एक काम करते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है जिससे पता चल जाएगा कि तुमने ये टारगेट सिर्फ लक से अचीव किया है या सच में तुम टैलेंटेड हो। आर यू रेडी? श्लोक ने तुरंत सर हिलाकर कहा, जी सर, हम तैयार हैं। इतना कहकर श्लोक वापस से टारगेट पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। श्लोक के इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट को समझने के लिए ट्रेनर मैक श्लोक के बेहद पास खड़े थे। श्लोक ने एक बार फिर से रन अप लिया और दौड़कर फुल स्पीड से अपनी पावर को कंट्रोल वे में यूज करके टारगेट की तरफ थ्रो किया और फिर से रिजल्ट सेम था। श्लोक ने टारगेट को और बेटर ढंग से अचीव कर लिया था। उसकी एक्यूरेसी अब 97% थी। इसी तरह श्लोक ने टारगेट पर 3-4 बार और थ्रो किया। हर बार श्लोक का परफॉर्मेंस 90% से ऊपर ही आता था। अब तो ट्रेनर मैक को पूरा यकीन हो गया था कि श्लोक की कंसंट्रेशन लेवल कमाल थी। साथ में ट्रेनर मैक को इस बात का भी पूरा भरोसा हो गया था कि श्लोक के अंदर जो आत्मा है वो किसी न किसी ग्रेट वॉरियर का पुनर्जन्म है। ट्रेनर मैक ने बहुत ही सीरियस होकर श्लोक को अपने पास बुलाते हुए कहा, श्लोक जरा यहाँ आना, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। श्लोक ट्रेनर मैक की आवाज़ सुनकर समझ गया कि मैटर कुछ सीरियस है, इसलिए श्लोक ने मन ही मन कहा, अब सर को क्या हो गया? इन्हें तो हमारा प्रदर्शन देखकर खुश होना चाहिए, पर इनके चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं। इतने में श्लोक ट्रेनर मैक के पास आया और उसने पूछा, जी सर, आप कुछ नाराज लग रहे हैं, मैंने कुछ गलती की है क्या? ट्रेनर मैक ने श्लोक की आंखों में घूर कर ऐसे देखा जैसे वो श्लोक का सारा सच जानने के लिए बेहद उतावले थे। उन्होंने श्लोक को जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम वो हमें कम से कम अभी तो नहीं बताओगे। पर ये बात हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी इस बॉडी और तुम्हारी आत्मा के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस है। लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे भी आता है।
और तुम्हारा ये परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं ये सोचूं कि तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। ट्रेनर मैक की बात सुनते ही श्लोक ने मन ही मन सोचा, अरे सर तो हमारी पोल खोलना चाहते हैं। खैर माफ़ कीजिएगा सर, पर हम अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकते, वरना हमारी जान पर बन आएगी। फिर श्लोक ने ट्रेनर मैक की बात का जवाब देते हुए कहा, सर हमारी बातों का यकीन करिए, हम श्लोक ही हैं। भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, और हमने ये सटीक भाला फेंकना आपसे ही सीखा है। आपने हमें जिन जिन बातों पर गौर करने के लिए कहा था, हमने उन्हीं बातों का पालन किया, और आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सच नहीं है। ट्रेनर मैक ने श्लोक की तरफ देखा और डिसअपॉइंट होकर सर हिलाते हुए कहा, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग खत्म होती है। नेक्स्ट तुम्हें कब आना है, मैं नोटिस बोर्ड पर शेड्यूल लगा दूंगा। अब तुम जा सकते हो। जैसे ही ट्रेनर मैक ने श्लोक को वहां से जाने के लिए कहा, श्लोक बहुत ही तेज कदमों के साथ एनर्जी कंट्रोल करने के लिए उस ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल आया। ट्रेनर मैक की बातें सुनकर श्लोक के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। श्लोक को ऐसा लगा जैसे उन्होंने उसका सच जान लिया था। श्लोक ने ट्रेनर मैक के ऑफिस से बाहर निकलते ही ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, सर को अपने सच के बारे में न बताकर हमने सही किया ना? ज़ारा ने श्लोक को जवाब देते हुए बोला, ऑफ कोर्स होस्ट, चाहे कोई आपके कितना ही क्लोज क्यों न हो, आप कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना। लोग आपको प्रोवोक करके आपका सच जानने की ट्राई करेंगे, पर आप बिल्कुल शांत रहना। श्लोक ने घबराकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए ज़ारा से कहा, कुछ वक्त के लिए तो हमें लगा कि आज सर हमारा सच जाने बिना हमें वहां से जाने नहीं देंगे, पर हमें लगता है कि सर को अभी भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ है। ज़ारा ने फिर जवाब दिया, होस्ट, आप इमेजिन करो अगर कोई आपके सामने इतना अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको भी उस पर कैसे यकीन होगा। इस पर श्लोक ने ज़ारा से बोला, हाँ ज़ारा जी, अब दुनिया को जो समझना है समझे। कोई हमारे मुंह से हमारा सच तो निकलवा नहीं सकता। बस हमें बुरा इस बात का लग रहा है कि मैक सर हमें बहुत मानते हैं, पर हम चाहकर भी उन्हें अपना सच नहीं कह सकते। ज़ारा ने श्लोक को समझाते हुए कहा, इट्स ओके होस्ट, आपको इतना सैद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार आपकी सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप इसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए किसी का भी दिल क्यों न करना पड़े। आपको एक दिन समर लोक वापस जाना है तो इतना तो करना ही होगा। उद्धरण उद्धरण। इस पर श्लोक ने ज़ारा से कहा, सही कह रही हैं आप ज़ारा जी, किसी का दिल रखने के लिए हम अपनी सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकते। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। श्लोक फिर कॉलेज के हॉल के रास्ते से होते हुए अपने रूम की ओर जाने लगा। श्लोक जैसे आधे रास्ते पहुंचा, उसके शोल्डर पर किसी हाथ रखा। श्लोक ने एक सेकंड के अंदर उस हाथ को ट्विस्ट कर दिया और वो लड़का चिल्लाते हुए बोला, अरे श्लोक, ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ गौतम, तुम्हारा दोस्त। क्योंकि ये श्लोक पुराने श्लोक से जुड़े किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए उसने वापस पूछा, कौन गौतम? हम किसी गौतम को नहीं जानते। गौतम ने श्लोक को दर्द में जवाब दिया, अरे प्लीज़ पहले मेरा हाथ तो छोड़ो, ऐसे मैं तुम्हें क्या बता पाऊंगा। प्लीज़ यार श्लोक, मैं तुझे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। गौतम के कहने पर श्लोक ने उसका हाथ छोड़ा। जैसे ही श्लोक ने गौतम को छोड़ा, गौतम ने श्लोक को गले लगाया और बोला, अरे श्लोक भाई, डेस्टिनी कॉलेज में टॉप रैंकर क्या बन गए, मुझे ही भूल गए। गौतम ने फिर अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए श्लोक से कहा, अच्छा वेरोनिका याद है कि इसे भी भूल गया। वेरोनिका ने श्लोक की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो श्लोक, हाउ आर यू? श्लोक ने गौतम और वेरोनिका की तरफ बारी बारी से देखा और ज़ारा से पूछा, ज़ारा जी, ये लोग कौन हैं? हम तो इन्हें बिल्कुल नहीं पहचानते, अब आप ही हमारी कुछ मदद करिए। ज़ारा ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स होस्ट, जस्ट अ सेकेंड। ज़ारा ने गौतम और वेरोनिका दोनों के फेस को बारी बारी से स्कैन किया और फिर श्लोक को जवाब दिया, गौतम और वेरोनिका टेरा प्राइम वर्ल्ड के श्लोक के घर के बगल में बनी बिल्डिंग में रहते हैं। ये दोनों ही श्लोक को बहुत परेशान और बुली किया करते थे, क्योंकि तब श्लोक बहुत ही पुअर स्टूडेंट था। गौतम ने श्लोक के फेस के सामने हाथ हिलाकर कहा, अरे कहाँ खो गए श्लोक? श्लोक ने वेरोनिका से हाथ मिलाते हुए कहा, गौतम और वेरोनिका जी, हमें माफ़ कीजिएगा, हम पहले आपको पहचान नहीं पाए। अब क्या बताएं, जब से हमने यहाँ के सबसे अच्छे योद्धाओं को हराया है, हम इतना परेशान रहते हैं कि दिमाग कहीं और ही रहता है। गौतम ने श्लोक के बात करने के तरीके पर हंसते हुए कहा, अरे श्लोक, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसे बातें कर रहे हो? खैर हम लोग भी इसी कॉलेज में हैं, हालांकि तुम्हारी तरह टॉप रैंकर नहीं है, हम दोनों एक साल से अभी जूनियर स्टूडेंट ही हैं। श्लोक ने फिर पूछा, पर आप लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ आए हुए हैं? इस बार वेरोनिका ने जवाब देते हुए बोला, हमें लास्ट नाइट ये पता चला कि कोई श्लोक नाम का लड़का आया है जिसने एक ही दिन के अंदर 2 टॉप रैंकर आरव और आकाश को नॉकआउट कर दिया है। फिर गौतम ने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बस फिर यही कंफर्म करने के लिए हम तुमसे मिलने आए कि कहीं ये अपना श्लोक तो नहीं। मुझे पता था श्लोक, तुम एक न एक दिन अपने पेरेंट्स का नाम जरूर रोशन करोगे।
इतने में वेरोनिका ने श्लोक से पूछा, वैसे श्लोक तुमने इतनी सारी स्किल्स सीखी कैसे और अचानक तुममें इतना बड़ा चेंज आ कैसे आया? हमें भी बताओ भाई, ताकि हम लोग भी जल्दी से टॉप रैंकर्स में शुमार हो सकें। श्लोक ने गौतम और वेरोनिका को जवाब देते हुए कहा, श्रुति के हमें छोड़ने के बाद हम अभ्यास में लग गए। ये सब कुछ अभ्यास करके ही तो सीखा है, सिवाय अभ्यास किए कोई योद्धा बन भी कैसे सकता है? आप लोग भी पूरा ध्यान लगा के अभ्यास करोगे तो टॉप रैंक में जल्दी ही आ जाओगे। गौतम को श्लोक की बातें सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन श्लोक से बहुत जल भी रहा था। तभी वेरोनिका श्लोक की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोली, अभ्यास हम लोग भी बहुत करते हैं, पर आज तक किसी टॉप रैंकर को नहीं हरा पाए। हर बार उन लोगों ने हमें 10 सेकंड के अंदर ही बाहर कर दिया। श्लोक को उन लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहता था कि पुराने श्लोक के राज यहाँ खुल जाएं और फिर उसे इसका अंजाम भुगतना पड़े। इसीलिए श्लोक ने गौतम और वेरोनिका से कहा, अभी हम टारगेट प्रैक्टिस के बाद बहुत थक गए हैं, हम अभी जाके आराम करते हैं, फिर मिलते हैं। तभी गौतम ने श्लोक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वैसे हमें बहुत बुरा लगा जब हमने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सुना। जैसे ही श्लोक ने गौतम के मुंह से पेरेंट्स का नाम सुना, वो सहम सा गया। उसने गौतम से कहा, क्या हुआ हमारे माता पिता को? वो ठीक तो है ना? जैसे ही श्लोक ने गौतम और वेरोनिका से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा, वेरोनिका और गौतम दोनों एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। श्लोक ने मन ही मन सोचते हुए कहा, सूरज ने हमसे कितना कहा था कि एक बार जाकर अपने माता पिता से मिल लो, पर हमें बस हमारा समर लोक वापस जाने का रास्ता ढूंढना था। अब पता नहीं इस श्लोक के घरवाले किस हाल में होंगे, भगवान करे सब ठीक हो। फिर श्लोक ने गौतम के शोल्डर को पकड़कर पूछा, तुम हमें बताते क्यों नहीं कि आखिर वो लोग कैसे हैं? फिर गौतम ने श्लोक को समझाते हुए कहा, डोंट वरी श्लोक, दे आर ऑल राइट। हमें लगा तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी पढ़ाई की वजह से लिए गए लोन का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। एक तरफ श्लोक को ये बात सुनकर अच्छा लगा कि श्लोक के पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ, पर साथ ही श्लोक ये सुनकर काफ़ी सैड हो गया कि श्लोक के पेरेंट्स को अपना घर बेचना पड़ा। गौतम की बातों को सुनने के बाद श्लोक शॉक हो गया। इस तरह श्लोक के चेहरे को स्ट्रेस में देखकर गौतम ने कहा, सॉरी श्लोक, हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हें अपने घर की नीलामी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वी आर रियली सॉरी। क्या अंकल आंटी ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? गौतम की बातों को सुनने के बाद श्लोक को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या जवाब दे। ये गौतम अभी तक एक बार भी इस दुनिया के श्लोक के पेरेंट्स से नहीं मिला था। श्लोक ने गौतम से झूठ बोलते हुए कहा, हाँ गौतम, अब तुम तो जानते ही हो कि माँ बाप खुद भले ही कितने गहरे संकट में हो, पर अपने बच्चे को इस बात की भनक भी नहीं लगने देते। पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमने हमारे घर की हालत बताई। श्लोक पेरेंट्स के घर बेचने के बारे में जानने के बाद काफ़ी इमोशनल हो गया। वहाँ गौतम के साथ खड़ी वेरोनिका ने जैसे ही श्लोक के आंखों में आंसू देखे, उसने श्लोक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इट्स ओके श्लोक, अब तो तुम टॉप रैंकर हो गए हो। सुना है डेस्टिनी कॉलेज टॉप रैंकर्स को हर मंथ अच्छी सैलरी देता है, तुम इस सैलरी को अपने घर भेज दिया करो, इससे तुम्हारे पेरेंट्स वही घर वापस खरीद लेंगे। वो बहुत खुश बहुत होंगे जब उनका बेटा उनके लिए ये करेगा। श्लोक को ये सुनकर और भी ज़्यादा दुख हुआ कि उसने अभी तक श्लोक के पेरेंट्स को ये भी नहीं बताया कि उसका एडमिशन डेस्टिनी कॉलेज में हो गया है। श्लोक ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, शायद हम योद्धा बहुत बड़े और अच्छे होंगे, पर रिश्तों को निभाने में हम बहुत पीछे रह गए हैं। न हमने श्लोक के माता पिता की कोई जानकारी ली और न ही हम वापस सूरज से एक बार भी मिलने गए। सच में हम कितने मतलबी हो गए हैं, हमें खुद के अलावा कोई नहीं दिख रहा। फिर श्लोक ने वेरोनिका को जवाब दिया और बोला, आप सही कह रही हैं, हम बहुत जल्द अपना घर वापस खरीद लेंगे। अभी तो सिर्फ हम पर दुनिया का सबसे महान योद्धा बनने की धुन चढ़ी हुई है और उसके लिए हम हर बलिदान देने को तैयार हैं। हमें पता है एक दिन हमारे अपने हमें शिखर पर देखकर बहुत गर्व महसूस करेंगे। श्लोक का डेडिकेशन देखकर गौतम और वेरोनिका को अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। तभी गौतम ने श्लोक से कहा, वाई नोट श्लोक, जिस तरह से तुम डेली खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, नई नई स्किल्स के एक्सपर्ट बन रहे हो, आई एम श्योर कि वो दिन दूर नहीं जब तुम इस पूरे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वॉरियर के तौर पे जाने जाओगे। वेरोनिका ने भी श्लोक की तारीफ करते हुए कहा, हम सभी लोगों के लिए तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि कैसे दिल टूटने के बाद कोई इंसान खुद को समेटकर महान बन सकता है। तभी श्लोक ने गौतम और वेरोनिका से कहा, हमारे महान बनने की दुआ करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, पर अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अच्छा तो अब हम चलते हैं, आपसे फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर श्लोक वहां से नोटिस बोर्ड की तरफ चला गया। जैसे ही श्लोक नोटिस बोर्ड के पास पहुंचा, नोटिस बोर्ड पर लिखा नोटिस पढ़कर श्लोक ने ज़ारा से कहा, ज़ारा जी, ये भाषा तो हमें बिल्कुल नहीं आती है, इसे समझने के लिए एक बार फिर से हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। ज़ारा ने जवाब देते हुए कहा, इट्स माई ड्यूटी होस्ट, डोंट वरी, मैं आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी।
ज़ारा ने नोटिस बोर्ड पर टॉप रैंकर्स को दिए गए मिशन को पढ़कर श्लोक को उसका मतलब समझाते हुए कहा, होस्ट, इस नोटिस में लिखा है कि इस कॉलेज में जितने भी टॉप रैंक के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 3 डिफरेंट मिशन में से एक को पिक करना होगा, और मिशन को कंप्लीट करने के बाद उस वॉरियर को बहुत सारा कैश रिवॉर्ड में मिलेगा। जैसे ही श्लोक ने ज़ारा से कैश के बारे में सुना, उसे इस दुनिया के श्लोक के पेरेंट्स की कंडीशन के बारे में याद करते हुए कहा, ये हमारे पास एक अच्छा मौका है श्लोक के माता पिता के पास पैसे भेजने का। लक्ष्य पूरा होने पर हमें जो भी पैसा मिलेगा हम उसे उनके पास भिजवा देंगे, शायद इससे उनकी समस्या का कुछ हल हो जाए। तभी श्लोक ने ज़ारा से मिशन के बारे में पूछते हुए कहा, ज़ारा जी, क्या आप हमें बताएंगी कि आखिर हमें करना क्या होगा? ज़ारा ने श्लोक को तीनों मिशन के बारे में बताया। ओके होस्ट, तो सबसे पहला मिशन है कि आपको पूरे ट्रेनिंग हाल से लेकर जंगल तक के रास्ते की साफ सफाई करनी होगी। इसे करने पर सबसे कम कैश अवार्ड मिलेगा। दूसरा मिशन के बारे में ये बताया है कि इसे पूरा करने के लिए डेस्टिनी कॉलेज के जंगल में जो भी वाइल्ड बीस्ट और मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, आपको उन बीस्ट्स को कैद करके जिंदा वापस लाना होगा। होस्ट, थर्ड वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट क्लोज टू इम्पॉसिबल। ये बोलते हुए ज़ारा थोड़ी देर के लिए रुक गई। श्लोक ने इस बारे में ज़ारा से पूछा, आप रुक क्यों गई ज़ारा जी? हमें बताइए न कि आखिर तीसरा लक्ष्य क्या है। ज़ारा ने तीसरे मिशन को बताने से पहले श्लोक से बोला, होस्ट, थर्ड मिशन अचीव कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। आई नो कि आप स्पेशल टैलेंट हैं, बट थर्ड मिशन है साइलेंट वैली ऑफ डेथ में जाना। वहाँ आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, इसलिए आप उसे रहने दीजिए। आप सेकंड मिशन चुनेंगे तो बेहतर रहेगा। ज़ारा की बात सुनकर श्लोक ने ज़ारा से पूछा, लेकिन ज़ारा जी, आपने हमें ये तो बताया नहीं कि आखिर वहाँ जाकर हमें करना क्या होगा। श्लोक के पूछते ही ज़ारा थर्ड मिशन के बारे में श्लोक को एक बहुत ही शॉकिंग बात बताई। सॉरी होस्ट, सो थर्ड मिशन में आपको साइलेंट वैली ऑफ डेथ के बीचों बीच जाकर वहां से एक बहुत ही प्रीसियस मेडिसिनल प्लांट की लीव्स लानी होंगी। इस प्लांट के बारे में यहाँ के लोग कहते हैं कि ये इस शहर के लोगों का एक ऐसी डेडली डिसीज से ट्रीटमेंट कर देगी जिसका इलाज अभी तक पॉसिबल हो नहीं पाया है। इस डिसीज की वजह से अब तक हज़ारों लोगों की जान भी जा चुकी है। होस्ट, इस मिशन में रिस्क फैक्टर ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए इसका कैश रिवार्ड भी इतना बड़ा रखा गया है। सबसे ज़्यादा कैश रिवार्ड के बारे में सुनते ही श्लोक ने एक्साइट होकर ज़ारा से पूछा, क्या ज़ारा जी, इन पैसों से श्लोक के माता पिता का घर वापस खरीदा जा सकता है? ज़ारा ने जवाब देते हुए बोला, बिल्कुल होस्ट, आपको इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद इतना कैश मिलेगा कि वो पूरा घर एक बार में खरीद सकते हैं। इस मिशन का नाम मिशन इम्पॉसिबल है। आज तक किसी ने भी इसे पिक नहीं किया। हर साल कैश के अमाउंट को इस लालच में बढ़ा दिया जाता है कि मे बी कोई स्टूडेंट इस मिशन को फिनिश करने के लिए आगे आए, बट हर स्टूडेंट जानता है कि साइलेंट वैली ऑफ डेथ की तरफ जाना सुसाइड करने जैसे होगा। श्लोक ने सबसे ज़्यादा कैश रिवार्ड पाने की लालच में ज़ारा को अपना साइलेंट वैली ऑफ डेथ मिशन पर जाने का इरादा बताया। ज़ारा जी, हमने तय कर लिया है कि हम इसी मिशन को पूरा करेंगे। हमें श्लोक के माता पिता को उनका घर अब वापस दिलाना है। ज़ारा जी, आप परेशान मत होइए, हमें अपनी ट्रेनिंग पर पूरा भरोसा है। अब तक हमने सभी नामुमकिन प्रतियोगिताएं जीती हैं, तो इस लक्ष्य को भी अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल करके हम हासिल कर लेंगे। श्लोक की बात पर रिएक्ट करते हुए ज़ारा ने कहा, ओके होस्ट, जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि साइलेंट ऑफ डेथ में कभी सनराइज भी नहीं होता है। वो जगह बिल्कुल एक नर्क जैसी है। माय डियर होस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तभी श्लोक को अचानक एक आसमान में बिजली के गरजने से भी तेज आवाज़ कॉलेज के हॉल में सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर श्लोक भी कांप गया। श्लोक को वो आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई आदमखोर शेर डेस्टिनी कॉलेज में आ गया हो। श्लोक को डेस्टिनी कॉलेज ऑफ स्पेशल टैलेंट के कॉरिडोर में एक 6 फीट लंबा इंसान बहुत ही गुस्से में और तेज चाल चलते हुए ट्रेनर मैक के ऑफिस की तरफ जाता दिखा। उसे ट्रेनर मैक के ऑफिस की तरफ जाते देख भी श्लोक थोड़ा हैरान था। तभी एक टॉप रैंकर स्टूडेंट ने उस इंसान की तरफ देखकर कहा, यार हैरी सर के हॉलीडेज कब खत्म हुए और इन्हें हुआ क्या है? हैरी सर को मैंने इतना एंग्री कभी नहीं देखा। ट्रेनर मैक के ऑफिस की तरफ गुस्से में जा रहा इंसान कोई और नहीं बल्कि ट्रेनर हैरी थे। कुछ ही सेकंड्स में ट्रेनर हैरी ट्रेनर मैक के ऑफिस के पास जा पहुंचे और उन्होंने ट्रेनर मैक के ऑफिस के डोर को नॉक करते हुए कहा, मैक, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। आज मैं तुम्हें इस कॉलेज से भगाकर ही दम लूंगा। ट्रेनरी हैरी की तेज आवाज़ सुनकर ट्रेनर मैक ने जल्दी से अपने ऑफिस को डोर को खोलते हुए पूछा, हैरी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? क्या तुम्हें अब कॉलेज के बेसिक रूल्स सिखाने होंगे? तुम्हें पता है मैं कुछ स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल की एनर्जी कंट्रोल करने की स्किल सिखाने के लिए मेडिटेशन में था, बट तुम्हारी वजह से मेरा और उन स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन टूट गया। नाउ टेल मी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ट्रेनर हैरी का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर था। उन्होंने वापस ट्रेनर मैक पर चिल्लाते हुए बोला, लुक मैक, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। मैं इतने साल तक जिस स्टूडेंट का वेट कर रहा था, तुमने मेरी एब्सेंस में उसे अपने इस फालतू एनर्जी कंट्रोल स्किल सीखने के लिए बहला फुसला लिया। ये तुमने बहुत गलत किया है।
आज मैं प्रिंसिपल दास से कहकर तुम्हारे इस डिपार्टमेंट पर ताला मरवा दूंगा। फिर जंगल में ले जाकर कबूतरों को एनर्जी कंट्रोल सिखाना। ट्रेनर हैरी की बात सुनकर ट्रेनर मैक को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। उन्होंने ट्रेनर मैक को समझाते हुए कहा, हैरी, डोंट क्रॉस योर लिमिट। मुझे पता है तुम किस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आज तक किसी स्टूडेंट को एनर्जी कंट्रोल की स्किल सिखाने के लिए अपने पास नहीं बुलाया। और दूसरी बात, वो स्टूडेंट मेरे पास एनर्जी कंट्रोल की स्किल सीखने प्रिंसिपल आर्या के रेकमेंडेशन की वजह से आया था। अगर तुम्हें कोई कंप्लेन है तो सीधे जाकर प्रिंसिपल दास और प्रिंसिपल आर्या से जाकर बात करो। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मैं ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ। ट्रेनर हैरी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने ट्रेनर मैक की बातों पर पलटकर जवाब दिया, उन लोगों से तो मैं बाद में निपटूंगा। पहले अच्छे से तुम्हारी खातिरदारी तो कर लूँ। तुमने मेरे जिस स्टूडेंट को मुझसे छीना है उसका बदला तो मैं तुमसे आज नहीं तो कल लेकर ही रहूँगा। फिर ट्रेनर मैक ने ट्रेनर हैरी को समझाते हुए कहा, कम ऑन हैरी, तुम बिल्कुल 5 साल के छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। लुक, दैट बॉय इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट को आज से पहले कभी नहीं देखा था। अगर हम दोनों उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करें तो वो इस दुनिया का लीजेंड बन जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ो। ट्रेनर हैरी का नेचर बहुत गुस्से वाला था। उन्होंने वापस ट्रेनर मैक की डिसरिस्पेक्ट कर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें ये यकीन कैसे हो गया कि तुम्हारी इस फालतू की स्किल को सीखकर कोई लीजेंड बन सकता है? आज तक किसी भी एक स्टूडेंट ने तुम्हारी तारीफ की हो तो मुझे बताओ। तभी ट्रेनर हैरी ने पीछे मुड़कर वहां खड़े स्टूडेंट से बोला, क्या किसी स्टूडेंट को लगता है कि एनर्जी कंट्रोल टेक्निक उनके किसी काम आई है आज तक? किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। पर तभी अचानक भीड़ से एक आवाज़ आई। इस आवाज़ ने ट्रेनर हैरी को जवाब देते हुए कहा, हाँ, हमें लगता है कि मैक्स सर की दी ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस आवाज़ को सुनकर डेस्टिनी कॉलेज के पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया।